हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से कायरल एकेडमी में। तो बेटा जी, मैं लेके आया हूं आपके लिए आज क्या, एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए। इससे आपको अपनी तैयारी में, जो भी बच्चे एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। आज हमारा क्लास 1 है, ये लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। चलो आइए, देर नहीं करते, सीधे स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखो भाई, ये हमारा जो है एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बताना है पाई एंटी बॉन्डिंग और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग में। देखो भाई, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनता है, देखो ये पी ऑर्बिटल साइन अपोजिट आमने सामने हो जाए तो इनसे मिलकर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारा देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। और नोडल प्लेन क्या होता है भाई, नोडल प्लेन वो जो इनके बीच में से पास हो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो, देखो, और जिसके इधर उधर साइन अलग हो। एक नोडल प्लेन देखो ये हो गया भाई, इधर कोई लोब कट नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट नहीं रही है, प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन भी अलग है। सेम देखो, एक ये नोडल प्लेन है, ऐसे ऊपर नीचे साइन अलग है, कोई लोब भी कट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस वाले में नोडल प्लेन कितने हो गए सर, 2 हो गए। अब डेल्टा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करेंगे। देखो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनेगा वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 3D व्यू है तो इसको आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। देखो ये हमारा है एक्स वाई एक्सिस, आपको डी एक्स वाई ऑर्बिटल लेना है, ठीक है, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अच्छा, पी और पाई बॉन्ड भी जो है वो भी डी एक्स वाई से, ये तो मैंने पी एक्स समझ लो पी से बना दिया। अगर आप सोचोगे डीएक्स से बना तो भी यही आएगा। देखो वो भी इधर दिखा दूं पहले, ये देखो, ये है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कोई भी हो बेटा जी, उसमें हमेशा दो ही हमारे क्या होंगे, नोडल प्लेन होंगे। देखो ये ऐसे है, जब ये दोनों मिलेंगे डी ऑर्बिटल तो इनसे क्या बन जाएगा, देखो ये लोब, ये वालों तो कोई मतलब है नहीं, ऐसे ही रखो, ठीक, ये लोब यहां, ये लोब यहां, और ये भी रिपेल होंगे। देखो ये वही प्लस माइनस, रिपल्शन के बाद लोब्स को थोड़ा हम लोग छोटा साइज कर देते हैं, ये साइन सब वही रहेंगे, माइनस प्लस माइनस। और यहां पर देखो आपको दो लोब, दो दिख रहे होंगे नोडल प्लेन, एक ही है एक ही है। तो पाई एंटी बॉन्डिंग कोई सा भी हो उसमें आपको ऐसे ही दो नोडल प्लेन दिखाई देंगे। और ये आपका है, देखो कौन सा ऑर्बिटल हम बनाने जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए हैं, डी एक्स वाई ऑर्बिटल वो जिसके लोब एक्सिस के बीच में होते हैं। साइन लगा दीजिए भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस, डी ऑर्बिटल में आमने सामने के लोब के साइन क्या होते हैं, सेम। अब देखो इस एक्स पर अगर प्लस प्लस यहां यहां दिखाओगे तो बॉन्डिंग बनेगा, और अगर आपको एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो यहां एक्स पर प्लस है तो यहां एक्स पर माइनस दिखाओ, यहां वाई पे माइनस है तो यहां वाई पे प्लस दिखाओ। अब इसको जरा समझना, ध्यान से देखना क्या मैं कह रहा हूं। देखो भाई, डी ऑर्बिटल को हम दिखा रहे हैं, लोब देखना ध्यान से, जैसे ये है, देखो ऐसे ये मिल रहे हैं। अगर ये मिल जाए, सेम लोब हो, जैसे यहां पे प्लस है, ये माइनस हो, यहां पर भी प्लस माइनस हो, तो ये बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगर यहां प्लस लेना है एंटी बॉन्डिंग में तो यहां वाले लोब्स को माइनस लें तो रिपेल होंगे। तो देखो इसमें कितने बनेंगे हमारे नोडल प्लेन, एक तो देखो इनको बीच में से जाएगा ऐसे, मतलब इनके बीच में से ऐसे, क्योंकि ये रिपेल होंगे, मिक्स तो होंगे नहीं ऐसे, तो एक इनके बीच में आएगा नोडल प्लेन, ठीक। और एक देखो आपको दिखाई देगा यहां ऐसे, और एक ऐसे, डी ऑर्बिटल में क्रॉस भी दिखते हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने दिखाई देंगे आपको, 3 दिखाई देंगे यहां पे। देखो वैसे ये होता है सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसमें 0 नोड, इसमें 1, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग, इसमें 1 इसमें 2, डेल्टा डेल्टा एंटी बॉन्डिंग, इसमें 2 इसमें 3।
जितने बॉन्डिंग में होते हैं एंटी बॉन्डिंग में एक उससे ज्यादा होता है। तो यहां देखो क्या आंसर हो गया, 2 और 3, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं हेलोजन, ब्रोमीन और आयोडीन का कलर किसकी वजह से। देखो हेलोजन का अगर हम एमो डायग्राम देखें तो नीचे तो सब भरे ही होते हैं, हम सिर्फ यहां ऊपर वाला बनाते हैं। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग है। देखो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक, इन दोनों की हमें बात करनी है। देखो अब पाई एंटी बॉन्डिंग होता है पाई जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है सिग्मा अनजीरेड। वो चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो सेम ही होगा। वो फर्क क्या है भाई, क्लोरीन देखो, फ्लोरीन होता तो 2p ऑर्बिटल होता, क्लोरीन है 3p होता, ब्रोमीन है 4p होता, आयोडीन है तो 5p होता है। तो नंबर तो कहीं लिखा ही नहीं है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जीरेड अनजीरेड की बात कर रहा हूं। कलर हमेशा होता है होमो से लूमो, भाई ये इसका होमो है ये इसका लूमो है, तो इसका मतलब कलर इस ट्रांजिशन की वजह से हो रहा होगा पाई जीरेड से सिग्मा अनजीरेड। तो देखो पाई जीरेड से सिग्मा अनजीरेड, अब स्टार इन्होंने लगाया है, आप भी भाई स्टार लगा दो, हालांकि जीरेड अनजीरेड में स्टार लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो देखो यही है, दोनों में सेम ही ट्रांजिशन की वजह से कलर होगा, बस ऑर्बिटल का साइज अलग अलग होगा, एनर्जी अलग अलग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्या कह रहा है, PF2Cl3 का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताओ और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। बेंट्रोल वेस्पर थ्योरी लगाना। देखो फास्फोरस के 5, फ्लोरीन और क्लोरीन, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्लोरीन 3 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 क्लोरीन से शेयरिंग कर ली इसने तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा जी। ठीक है, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई यहां पर हमारे पास। और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, ये 5। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल या 5 ऑर्बिटल किस शेप में मिलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अब बेंट रूल ये कहता है टीबीपी में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो एक्सियल पे और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इक्वेटोरियल पे। ये हो गई इसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, जिसमें दोनों फ्लोरीन एक्सियल पे हैं। अब देखो जरा डाइपोल मोमेंट की बात करें, भाई ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन का कैंसिल हो जाएगा 0 और तीनों क्लोरीन देखो ये sp2 पर है और sp2 पर सिमेट्रिकल है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0। तो अल्टीमेटली ओवरऑल डाइपोल मोमेंट म्यू इसका जो है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों फ्लोरीन एक्सियल पर हैं और डाइपोल मोमेंट 0। आंसर होगा आपका ए। बोलिए भाई क्लियर है। चलिए 4 पे चलते हैं, इन दोनों की ज्योमेट्री बताना है। देखो दोनों का स्टेरिक नंबर 8 है, स्टेरिक नंबर 8 की जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इसकी सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए सीधे सीधे आंसर डी होगा, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये किसका पोलराइजेशन का है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये पोलराइजेशन से रिलेटेड है। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन में कोवेलेंसी बताना है। देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी, और यहां लगे हैं आपके समझ लो क्लोराइड है सब। ठीक भाई, अब आप जानते हो इसका कैटायन इसका पोलराइजेशन करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसको हम कहते हैं एनआयनिक पोलराइजेशन। ठीक, लेकिन जिंक के केस में यहां पर होगा 3d ऑर्बिटल जो कि फिल्ड है, भरा है, 3d10 है ना,
यहाँ 4D है, ये भी भरा होगा, ये भी कैसा फिल्ड है 4D, और मरकरी में 5D, ये और बाहर होगा। तो देखो क्या होता है, ये 3 स्पेशल केस हैं, स्पेशली इसमें मरकरी। यहां ये जो डी ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ, एनायन की तरफ। इसको हम कहते हैं कैटायनिक पोलराइजेशन। तो इसका मतलब मरकरी में, जिंक कैडमियम मरकरी में 2 तरीके के पोलराइजेशन है, एक होता है एनायनिक पोलराइजेशन, एक होता है कैटायनिक पोलराइजेशन। और चूंकि डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, तो इधर से इधर इन दोनों, जब ये दोनों एक साथ जब होते हैं ना, एनायनिक और कैटायनिक, तो इसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक पोलराइजेशन। तो ये बेटा जी बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी हमारा बढ़ेगा। तो मरकरी के इसीलिए पता है, मरकरी के ज्यादातर सॉल्ट कोवेलेंट होते, 3-4 ही मरकरी कंपाउंड है बेटा जी जो आयनिक होते हैं, वरना उसके अंदर इतना ज्यादा पोलराइजेशन है कि वो कोवेलेंट ही होते हैं ज्यादातर। तो यानी ये ऑर्डर तो सही दिया हुआ है। अगला देखो पोलराइजिंग पावर इनकी, देखो हम लोग जानते हैं जो पोलराइजेशन होता है वो स्यूडो नोबेल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो या D10 हो, उनका ज्यादा होता है किससे, नोबेल कॉन्फ़िगरेशन 8 से। भाई देखो कैडमियम और कैल्शियम, कैडमियम और कैल्शियम, कैडमियम तो यही है D10, स्यूडो नोबेल है। कैल्शियम नोबेल कॉन्फ़िगरेशन भाई 288 होता है ना, और ये 2818 होता है, ऐसे 188 होगा, इसके लास्ट शेल में 18 होंगे, तो इसका ज्यादा ही होगा पोलराइजिंग पावर। सेम ऐसे सिल्वर और पोटेशियम में भी, ये नोबेल है, ये स्यूडो नोबेल कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल में, तो ये भी सही दिया है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। अब टॉप टू बॉटम बढ़ोगे आप तो साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में डिक्रीज होगी, क्योंकि जो कोवेलेंट ज्यादा होता है वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन यहां देखो यही गड़बड़ है, AgI इधर आ गया, Br बाद में, यानी ये तो गलत है। अब देखो लिथियम जो होता है साइज में बहुत छोटा है, और इस वजह से इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्कोहल में सॉल्युबल है, बिल्कुल सही बात है। बाकी जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर इनकी बात करें, सीजियम की, ये सब बड़े कैटायन हैं, बड़े कैटायन होने की वजह से इन पर पोलराइजेशन थोड़ा कम होता है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होते हैं, वाटर वगैरह में ज्यादा सॉल्युबल हैं। तो ये तो ठीक लिखा है, और आगे देखो एल्कली मेटल क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल, ये भी सही है, इसका मतलब ये सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सही है, इसका मतलब आंसर हमारा बी होगा, यहाँ पे, यहाँ आंसर हमारा बी होगा। देखो भाई कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट मुझे, नहीं तो आगे बात की जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है भाई, ठीक, ऑर्डर अरेंज कर लो। देखो अमोनिया हमारा ये हो गया, NF3 ये हो गया, पहले इन दो को अरेंज कर लो जरा, इससे काफी आइडिया लगेगा। और सिस वाला ये हो गया, सिस का मतलब दोनों क्लोरीन सेम साइड लगा दो, और ये S इथाइल ट्वाइस, ये ट्रांस,
ये तो इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। देखो डाइपोल मोमेंट बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं निकाल सकते। देखो भाई, अब अमोनिया को देखो सर, अमोनिया और NF3 को देखिए सर जरा ध्यान से, है ना, अमोनिया NF3 को, इनको ध्यान से देखो भाई। देखो सबसे पहले तो यहां देखो, अमोनिया और NF3 में पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इतना हुआ भाई, नाइट्रोजन की ये, हाइड्रोजन की ये 0.9। फ्लोरीन और नाइट्रोजन की देखो सेकंड वाले में, इसमें फ्लोरीन की 4, नाइट्रोजन की 3 है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो लगभग देखो सेम है, कोई बहुत फर्क नहीं है। तो यानी यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की कहानी नहीं है, यहां कहानी है डायरेक्शन की। देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और लोन पेयर का डायरेक्शन बाहर की तरफ। देखो इसका बाहर जा रहा है, इन तीनों का ऊपर जा रहा है, तो सेम साइड में जा रहे हैं, ऐड होंगे। जबकि यहां देखो इसका ऊपर है और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऊपर ये नीचे, सब्ट्रैक्शन होगा। यहां माइनस होगा या प्लस, इसका मतलब अमोनिया का NF3 से तो ज्यादा ही आना है, पक्की बात है। तो देखो पहले वाले में देखो, बाद वाले, पहले वाले ज्यादा, बाद का कम आना चाहिए, यही वाला सही है, यानी ये तो नहीं हो सकते। देखो बात समझ में आ रहा है, यानी ये नहीं हो सकते। अब इसमें आ जाओ, देखो ट्रांस में देखो इसका इसका तो कैंसिल होगा, हालांकि ये एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली लोन पेयर की वजह से, ये लोन पेयर की वजह से ये स्ट्रक्चर तो बेंड होगी ना थोड़ी, ये ऐसे होगा, प्लेटिनम सल्फर कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, है ना। एक लोन पेयर तो इसने यहां दे रखा है, एक लोन पेयर फिर भी बचेगा, ये कुछ ऐसे होगा। तो एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों क्लोरीन का तो कम होगा भाई, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां सिस वाले का ज्यादा आएगा, ट्रांस का कम, 0 किसी का नहीं होगा। तो पहले ज्यादा बाद में कम, देखो ज्यादा कम, यानी आंसर बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, देखो भाई इसको, वो वाला समझ गया हो तो इसको देखो। बोलो भाई क्या होगा इसका आंसर। हम्म, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं समटाइम्स वायलेट करते हैं वेस्पर थ्योरी को। जो भारी पी ब्लॉक माने नीचे वाले, 6 पीरियड नंबर 6, 7 वाले, आपसे कह रहे हैं इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, वो हम लोग जानते ही हैं। उस वजह से उनका जो s ऑर्बिटल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो नीचे ग्रुप में s ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर हम कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, देखो जिसका भी स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा होगा वो पक्की बात है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। जैसे देखो ये है HCF2- भाई जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन, 8 फ्लोरीन ने शेयरिंग कर ली, 2 नेगेटिव का मतलब ये। तो अब इनके पेयर बना लो तो कितने हो गए, देखो 9, 9 में 8 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। तो स्टेरिक नंबर देखो 9 है, 7 से ज्यादा, तो ये पक्की बात इनएक्टिव होगा। तो जहां ये है वो तो सही है, लेकिन देखो ये HCF6 में जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन में 6 ने शेयरिंग कर ली, इसका स्टेरिक नंबर 7 है, तो ये इनएक्टिव नहीं होता है, ये एक्टिव लोन पेयर होता है। और स्टेरिक नंबर 7 में इनएक्टिव कहां दिखेगा, देखो 2 केस बता रहा हूं, एक आपका ऐसे समझो, ये स्ट्रक्चर हो और ये स्ट्रक्चर हो, तो देखो यहां पर M
एंटीमनी टेल्यूरियम होगा, यहाँ पे एम होगा बिस्मथ एंटीमनी, इसमें एंटीमनी नहीं सॉरी सेलेनियम टेल्यूरियम यहाँ पे ये, और एक्स यहाँ पे होंगे ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। तो इसका मतलब देखो जहां ये है वो तो आंसर नहीं हो सकता है ना, यानी ये दो नहीं हो सकते। बोलो भाई। और इसका भाई साहब का देखो, इसका तो स्टेरिक नंबर ही कम है भाई, जेनॉन के 8 फ्लोरीन के 5 प्लस में कम कर दो, पेयर बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना, ये आ जाएगा 6। यहां पर देखो बॉन्ड पेयर हैं कितने 5, इसमें भाई जेनॉन के 8 होते, 5 ने शेयरिंग कर ली, बचे कितने 3, 3 में एक चला गया, प्लस में बचे कितने 2, एक ही लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर 6 है, तो ये एक्टिव होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। लो बनी गया, देखो ये है दोनों यहां दिख रहे हैं, और ये वाला भी हमने बता दिया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई, देखो क्या कह रहा है, बोलिए अब। क्या कह रहे हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ आइटम ए बनते हैं, देखो 4s 3zx या xz को मिलाया है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना है, एंगल बनाओ इनका क्या होगा, इनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल HAH बताना है। देखो भाई ये ऑर्बिटल जो होता है, मान लीजिए ये z एक्सिस, ये x, इसके लोब एक्सिस पर है ना, इसके लोब कहां है, एक्सिस पर है। देखो पहली बात तो बात समझ में आ गई, इसके लोब कहां है, एक्सिस पर है। और याद रखो जब तक एग्जाम में गिवन नहीं है तब तक हम स्टैंडर्ड एक्सिस अपना z मानेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, बस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4x से और 3xz से। इफ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू इंटरेक्ट विद हाइड्रोजन ऑफ 1s ऑर्बिटल टू फॉर्म AS2 की शेप क्या होगी ये बताना है। अब ये दोनों में आप किसी एक्सिस को तो कोई सा मान लो, आपका मन करे आप इसे z इसे x मान लीजिए, वो तो अपने हाथ में, और इनको मिलाना है किससे भाई साहब, 4s से, s ऑर्बिटल हमारा ये हो गया। और मान लो हम आके इनको कंबाइन कराएं कहीं पर भी, तो s ऑर्बिटल देखो लीनियर कंबाइन इससे कैसे होगा, s ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन में तो केवल इस ऑर्बिटल से हो सकता है, देखो जिसके d ऑर्बिटल के लोब एक्सिस पे हो, ये है जैसे ये वाला होता है dz², तो यहां पर तो ये लीनियर बनेगा, लेकिन यहां पर ये लीनियर नहीं बन सकता है, तो इसे क्या होना पड़ेगा, बेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये बेंट बनेगा। अगर ये होता dx² माइनस y² और dz² तो लीनियर बनता, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है ये। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे हैं मॉलिक्यूल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ये हो गया पहली बात तो ये। अब आपसे कह रहे हैं, देखो हम लोग जानते हैं ये देखो एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल होता है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल। और एक्सियल और इक्वेटोरियल की अगर हम इसमें आपसे पूछ रहे हैं डी ऑर्बिटल का परसेंटेज बताना कितना होगा, है ना। देखो तो एक्चुअली में इस इक्वेटोरियल पे क्या होता है, यहां 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक तो देखो ये है sp2 और इधर होता है pd हाइब्रिडाइजेशन। तब दोनों मिलके देखो sp2 प्लस pd ये मिलके बनता है sp3d। एक्चुअली sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक 2 हाइब्रिडाइजेशन से मिलके बनता है, इसे हम कहते हैं ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन।
और जब ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसीलिए देखो यहां पर एस करेक्टर तो है ही नहीं, यहां पर क्या है, मोर एस करेक्टर, इसीलिए ये शॉर्टर होते हैं। और यहां पर एस करेक्टर नहीं है, इसीलिए लॉन्गर होते हैं। आपने पढ़ा ही है, एक्सियल जो होते हैं बड़े ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इक्वेटोरियल पे बॉन्ड लेंथ कम आती है। तो यहां पर हम पीडी अगर मान लें, तो पीडी में यहां भाई डी का परसेंटेज कितना हुआ, 2 ऑर्बिटल में 50, तो 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं ये मत करना 5 में सीधे सीधे आप ऐसे कर दो और इसको 1 निकाल दो, तो 5 में एक 20% टिक कर दो, गलत हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन का ये। चलिए बेरी स्यूडो रोटेशन का क्वेश्चन है भाई ये। कह रहे हैं फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल है, एक्सियल इक्वेटोरियल एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। एनर्जी बैरियर का ऑर्डर क्या है? देखो ये होता है बेरी स्यूडो रोटेशन, हम लोग जैसे ये बात करते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल ये एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, जैसे PF5 है, ठीक। और जितने फ्लोरीन ज्यादा होंगे एक्सियल इक्वेटोरियल पे, उतना ही ये होगा। देखो यहां पे क्या है, इसको देखो, इसकी स्ट्रक्चर में भाई फ्लोरीन यहां पे ग्रुप ही अलग है, डिफरेंट ग्रुप में बेरी स्यूडो रोटेशन के चांसेस कम, सेम ग्रुप में बेरी स्यूडो रोटेशन के चांसेस ज्यादा। जितना एक्सियल इक्वेटोरियल पे फ्लोरीन का नंबर ज्यादा, उतना बेरी स्यूडो रोटेशन भी ज्यादा। देखो ये तीनों का स्ट्रक्चर, तो सबसे ज्यादा इसमें होगा, सबसे ज्यादा बेरी स्यूडो रोटेशन यहां, उससे कम यहां तो भाई 4 है फ्लोरीन, यहां 3 ही है, और यहां तो है ही नहीं। तो इसलिए यहां पे बेरी स्यूडो रोटेशन 2 अलग ग्रुप में जब कराओगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा उसकी सबसे कम। तो आंसर आएगा हमारा डी। तो ये देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, और लेके आएंगे हम क्वेश्चन। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। होप कि आपने एंजॉय किया होगा इन 10 क्वेश्चंस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।